नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अमरावती मंडल के इस विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। विशेष बुलेटिन के पूर्व अभी रात 8 बजे मिली जानकारी के अनुसार यहां के जिलाधिकारी श्री शैलेश नवाल ने अमरावती जिले के लिए कल से लागू लॉकडाउन की अधिसूचना जारी कर दी है। 5 अप्रैल को रात 8 बजे जारी की गई 423/2020 क्रमांक की अधिसूचना के अनुसार जिलाधिकारी महोदय ने कहा है कि 5 अप्रैल की रात 8 बजे से 30 अप्रैल की रात 12 बजे तक वे सभी नियम व शर्तें तथा कानून लागू रहेंगे जो कल राज्य सरकार ने अपने अध्यादेश में जारी किए थे। और इसके अनुसार सोमवार से शुक्रवार तक जीवनावश्यक वस्तुओं को छोड़कर सभी दुकानें बंद रहेगी। शनिवार व रविवार संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। शनिवार व रविवार को कर्फ्यू की स्थिति रहेगी। शनिवार व रविवार को केवल मेडिकल की दुकानें शुरू रह सकेगी, जबकि सोमवार से शुक्रवार तक मेडिकल के अलावा, दवाई दुकानों के अलावा सब्जी की दुकानें, दूध और किराना दुकान, इन्हें जीवनावश्यक वस्तुएं समझकर सोमवार से शुक्रवार तक खुलने की अनुमति दी गई है। लेकिन शनिवार व रविवार के लॉकडाउन में केवल दवाई दुकानें ही शुरू की जा सकेगी। जिलाधिकारी शैलेश नवाल ने आज दिन भर की माथापच्ची के बाद रात 8 बजे अपना अध्यादेश जारी किया। यह भी याद दिला दे कि अमरावती मंडल और मंडल न्यूज बुलेटिन ने सबसे पहले दोपहर 1 बजे अमरावती जिले में जारी लॉकडाउन को लेकर पहली ब्रेकिंग जारी की थी। इसके बाद अमरावती मंडल और मंडल न्यूज बुलेटिन ने शाम 5 बजे लोगों, व्यापारियों, उद्योगपतियों एवं आम नागरिकों की जिज्ञासा को देखते हुए वीडियो बुलेटिन भी जारी किया था। जिलाधिकारी शैलेश नवाल ने रात 8 बजे अपना अधिकृत अध्यादेश जारी किया। धन्यवाद। अब सुनते हैं रोज की खबरें। गत रोज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक ली गई, जिसमें राज्य में कोविड संक्रमण की स्थिति का जायजा लेते हुए लॉकडाउन लागू करने को लेकर निर्णय लिया गया। इसके तहत यह तय किया गया कि सोमवार से शुक्रवार तक राज्य में जीवनावश्यक वस्तुओं की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानें व बाजार बंद रखे जाएंगे। वहीं शुक्रवार की रात 8 बजे से सोमवार की सुबह 7 बजे तक कड़ा लॉकडाउन व कर्फ्यू रखा जाएगा। यानी अब शनिवार व रविवार को समूचे राज्य में तमाम तरह के व्यापारिक प्रतिष्ठान व सरकारी कार्यालयों सहित आम जनजीवन से जुड़े व्यवहार पूरी तरह से बंद रखे जाएंगे। इस नए निर्णय पर आज सोमवार की शाम 8 बजे से अमल करना शुरू कर दिया जाएगा। साथ ही सोमवार से सभी सिनेमा गृह व नाट्य गृह भी बंद रखे जाएंगे और रात के समय बेहद अत्यावश्यक सेवाओं को ही शुरू रखने की अनुमति दी गई है। सरकार की ओर से कहा गया है कि अब राज्य में मिशन बिगिन अगेन की बजाय ब्रेक द चेन अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत राज्य में संचारबंदी और दिन में जमावबंदी कानून लागू रहेंगे। वहीं इस दौरान कृषि संबंधी कामों सहित सभी तरह के परिवहन साधन शुरू रहेंगे, लेकिन कहीं पर भी भीड़भाड़ नहीं होने दी जाएगी। साथ ही वित्तीय सेवाओं को छोड़कर अन्य निजी कार्यालय तथा किराना, दवाई व साग सब्जी जैसी जीवनावश्यक वस्तुओं की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी वस्तुओं की दुकानें, मॉल व बाजार आगामी 30 अप्रैल तक पूरी तरह से बंद रहेंगे। साथ ही सरकारी कार्यालयों में 50% कर्मचारी ही उपस्थित रहेंगे। इसके अलावा उपहार गृह, बियर बार, सलून, मनोरंजनात्मक स्थान व धार्मिक स्थल भी 30 अप्रैल तक बंद रखे जाएंगे। वहीं उद्योग व उत्पादन क्षेत्र में कड़े नियमों व शर्तों के तहत काम शुरू रहेगा, जो शनिवार व रविवार को बंद रहेगा। इस लॉकडाउन को लेकर राज्य सरकार की ओर से जारी किए गए आदेश में साफ तौर पर कहा गया है कि 5 अप्रैल से समूचे राज्य सहित अमरावती जिले में भी 30 अप्रैल तक जीवनावश्यक वस्तुओं को छोड़कर सभी दुकानें बंद रहेगी और प्रत्येक शनिवार और रविवार को सब कुछ बंद रहेगा। इस बारे में जिलाधीश शैलेश नवाल से संपर्क किए जाने पर उन्होंने कहा कि इससे पहले जिला प्रशासन द्वारा प्रतिबंधात्मक उपायों को लेकर जारी किए गए सभी आदेश निरस्त हो गए हैं और अब राज्य सरकार द्वारा लॉकडाउन व कर्फ्यू को लेकर जारी आदेश ही समूचे राज्य सहित अमरावती जिले में भी लागू रहेगा। इस दौरान परमिट रूम, बियर बार, होटल व रेस्टोरेंट को भी खुलने की अनुमति नहीं रहेगी। हालांकि सोमवार से शुक्रवार के दौरान रेस्टोरेंट द्वारा पार्सल सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी, जिसके तहत
लोग बाग खुद आकर भी पार्सल ले सकेंगे, लेकिन शुक्रवार की शाम 8 बजे से सोमवार की सुबह 7 बजे तक रेस्टोरेंट द्वारा केवल घर पहुंच पार्सल डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी। वहीं अब लोग बाग अपने विवाह योग्य बच्चों का विवाह अपने घरों के आसपास स्थित परिसर में आयोजित कर सकेंगे, जिसमें अधिकतम 50 लोग उपस्थित रह सकेंगे। वहीं अंतिम संस्कार में केवल 20 लोगों को उपस्थित रहने की अनुमति होगी। सोमवार से शुक्रवार के दौरान मजदूरों के निवास की व्यवस्था वाली साइट पर निर्माण कार्य शुरू रखा जा सकेगा और निर्माण स्थल से मजदूरों के बाहर जाने आने पर पाबंदी रहेगी। इसके अलावा सार्वजनिक व निजी यातायात व परिवहन सेवा को अनुमति रहेगी। वाहनों में यात्रा के दौरान सभी यात्रियों को मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा और प्रत्येक यात्रा की फेरी के बाद वाहनों का पूरी तरह से सैनिटाइजेशन करना अनिवार्य रहेगा। इस लॉकडाउन के दौरान 30 अप्रैल तक रात में संचारबंदी व दिन में जमावबंदी का कानून लागू रहेगा, जिसके तहत दिन के समय किसी भी स्थान पर एक साथ 5 से अधिक लोग उपस्थित नहीं हो पाएंगे और रात के समय किसी को भी अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं रहेगी, जिसका सीधा मतलब है कि रात के समय कड़ा कर्फ्यू लागू रहेगा। इन नियमों का उल्लंघन होने पर कड़ी कानूनी व दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। हालांकि लॉकडाउन काल के दौरान लोगों को कोविड टीकाकरण के लिए आवागमन की अनुमति होगी, लेकिन इसके लिए संबंधितों को पुलिस व मनपा पथक के समक्ष अपने सबूत दिखाने होंगे। सबसे उल्लेखनीय यह है कि आगामी 23 अप्रैल से कक्षा 12वीं व 29 अप्रैल से कक्षा 10वीं की शालांत प्रमाण पत्र परीक्षा शुरू होने जा रही है। ऐसे में अब लॉकडाउन काल के दौरान कक्षा 10वीं व 12वीं की परीक्षा लेने को लेकर 3 विकल्पों पर विचार किया जा रहा है, जिसके संदर्भ में राज्य की शालेय शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ द्वारा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ चर्चा करते हुए जल्द ही निर्णय घोषित किया जाएगा। सोमवार से शुक्रवार तक केवल जीवनावश्यक वस्तुओं की दुकानों को ही खुले रहने की अनुमति होगी। वहीं शनिवार व रविवार को किराना व साग सब्जी की दुकानों सहित दूध डेयरियां भी बंद रहेंगी, लेकिन शनिवार व रविवार को मेडिकल स्टोर को अत्यावश्यक सेवाओं में शामिल करते हुए खुले रहने की अनुमति रहेगी। इस लॉकडाउन के बारे में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व जिला पालक मंत्री प्रवीण पोटे पाटिल ने कहा, राज्य में जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते भारतीय जनता पार्टी ने सरकार द्वारा लॉकडाउन के संदर्भ में लिए गए निर्णय को समर्थन व सहयोग देने का फैसला किया है। इस लॉकडाउन की वजह से कुछ हद तक आर्थिक नुकसान होना तय है, लेकिन यह बात भी ध्यान में रखी जानी चाहिए कि जान है तो जहान है। अब तक कोविड संक्रमण की वजह से जितने भी लोगों की मौत हुई है, उसमें से अधिकांश की आयु 45 वर्ष से अधिक थी। इसमें भी इस आयु वर्ग के पुरुषों की संख्या अधिक रही। इस आयु वर्ग के पुरुष घर के कमाऊ सदस्य होते हैं। ऐसे में जिन परिवारों में कमाऊ सदस्य की मौत हो जाए, वह पूरा परिवार ही बिखर जाता है। अतः सभी ने हालात की गंभीरता को समझते हुए लॉकडाउन संबंधी नियमों का कड़ाई पूर्वक पालन करना चाहिए। साथ ही 45 वर्ष से अधिक आयु वाले सभी लोगों ने कोविड प्रतिबंधात्मक वैक्सीन का टीका लगाना चाहिए, ताकि वे संक्रमण से बचे रहें। इसके अलावा यदि वैक्सीनेशन या लॉकडाउन काल के दौरान किसी को भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत या असुविधा होती है, तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से उन्हें हर तरह का सहयोग प्रदान किया जाएगा। वहीं राज्य की महाविकास आघाड़ी सरकार में शामिल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष संजय खोड़के द्वारा दी गई प्रतिक्रिया के मुताबिक अमरावती जिले ने अभी हाल फिलहाल में करीब 14 दिन के कड़े लॉकडाउन का सामना किया है और इस समय अमरावती शहर सहित जिले में कोविड संक्रमण की स्थिति काफी हद तक नियंत्रित है। ऐसे में राज्य सरकार द्वारा लॉकडाउन में अमरावती जिले को कुछ हद तक छूट व सहूलियत मिलना अपेक्षित था, लेकिन सरकार ने समूचे राज्य के लिए एक समान फैसला लेकर उसे लागू करवाया है और इस फैसले में किसी भी तरह का फेरबदल करने के अधिकार जिला प्रशासन को नहीं दिए हैं, जबकि सरकार ने ऐसे अधिकार स्थानीय जिला प्रशासन को देना चाहिए था, ताकि हर जिला प्रशासन अपने अपने क्षेत्र की स्थिति व जरूरत के लिहाज से लॉकडाउन को लेकर फैसला ले और प्रतिबंधों को लागू करे, क्योंकि सभी जिलों में संक्रमण की स्थिति अलग अलग है। गत रोज राज्य सरकार द्वारा समूचे राज्य में लॉकडाउन को लेकर जारी किए गए आदेश की वजह से इस समय अमरावती शहर सहित जिले के व्यापारियों में जबरदस्त हड़कंप व हाहाकार मचा हुआ है। साथ ही इस प्रस्तावित लॉकडाउन के खिलाफ विरोध के कड़े स्वर मुखर हो रहे हैं। गत रोज राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश में 1-2 स्थान पर कुछ विरोधाभास भी दिखाई दिया, जिसकी वजह से सोमवार की दोपहर तक इस आदेश के आशय को लेकर काफी हद तक संभ्रम देखा गया और व्यापारियों में इसे लेकर कई तरह की चर्चाएं चलने लगी। अधिकांश व्यापारी यह समझ रहे थे कि सोमवार से शुक्रवार तक सब कुछ खुला रहेगा और शनिवार व रविवार को जीवनावश्यक वस्तुओं की दुकानें छोड़कर शेष दुकानें व बाजार बंद रहेंगे, जैसा इसके पहले के लॉकडाउन में हुआ था। लेकिन सरकारी आदेश का गहनतापूर्वक अध्ययन करने और जिलाधीश शैलेश नवाल से चर्चा करने के बाद जब सोमवार की दोपहर दैनिक अमरावती मंडल व मंडल न्यूज बुलेटिन द्वारा लॉकडाउन की विस्तृत जानकारी को लेकर खबर प्रकाशित की गई, तब मानो बाजार में जबरदस्त हड़कंप मच गया और कई व्यापारियों ने दैनिक अमरावती मंडल कार्यालय से फोन पर संपर्क करते हुए जानना चाहा कि वे मंगलवार से अपनी दुकानें खोल सकेंगे अथवा नहीं।
दिन भर के दौरान आई सैकड़ों कॉल्स में अधिकांश व्यापारियों ने इस बात को लेकर भी चिंता जताई कि अगर उन्हें 30 अप्रैल तक दुकानें पूरी तरह बंद रखने को कहा गया तो वे अपनी आजीविका कैसे चलाएंगे, क्योंकि विगत वर्ष एक लंबे लॉकडाउन का सामना करने के बाद अभी पिछले महीने ही करीब 14 दिनों के लॉकडाउन का अमरावती शहर ने सामना किया है और यदि अब एक बार फिर उन पर लॉकडाउन लादा जाता है तो वे पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे। ऐसे में लॉकडाउन को लेकर राज्य सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के खिलाफ अमरावती के व्यापारियों में जबरदस्त असंतोष देखा जा रहा है। इस बारे में अमरावती महानगर चेंबर द्वारा जिलाधीश शैलेश नवाल को सौंपे गए ज्ञापन में चेंबर के अध्यक्ष सुरेश जैन द्वारा कहा गया कि फरवरी माह के दौरान अमरावती जिले में कोरोना संक्रमण की स्थिति अनियंत्रित होते ही जिला प्रशासन द्वारा अपने स्तर पर निर्णय लेकर अमरावती शहर से जिले के कुछ हिस्सों में लॉकडाउन लगाया गया था, जिसमें स्थानीय व्यापारियों द्वारा पूरा सहयोग दिया गया था। पश्चात कोविड संक्रमण की स्थिति नियंत्रित होने पर लॉकडाउन में आंशिक ढील दी गई, लेकिन अब हालात पूरी तरह नियंत्रण में रहने के बावजूद राज्य सरकार की ओर से जारी लॉकडाउन संबंधी आदेश को भी अमरावती जिले में लागू किया जा रहा है, जिसका समर्थन नहीं किया जा सकता। अतः राज्य सरकार द्वारा लागू किए गए लॉकडाउन से अमरावती जिले को अलग रखा जाए। विजिलेंट व्यापारी संगठन के अध्यक्ष विजय भुतड़ा ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा लॉकडाउन को लेकर जो निर्णय लिया गया है वो पूरी तरह से अन्यायकारक है। जिन जिलों में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अधिक है अब वहां पर लॉकडाउन लगाया जाए तो कोई हरकत नहीं है। इससे पहले जब अमरावती जिले में कोविड संक्रमितों की संख्या बढ़ गई थी तब केवल अमरावती में ही लॉकडाउन लगाया गया था और अन्य शहरों में लॉकडाउन नहीं था, लेकिन अब अमरावती में कोरोना को लेकर हालात पूरी तरह से नियंत्रित हैं। ऐसे में अन्य शहरों के साथ अमरावती जिले में लॉकडाउन लगाना एक तरह से गलत फैसला है। अतः सीएम उद्धव ठाकरे ने लॉकडाउन संबंधी फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रवि राणा ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राज्य सरकार ने जनता व व्यापारियों के बारे में लॉकडाउन का निर्णय लेने से पहले सोचना चाहिए था। कोरोना काल में अपनी विफलता को छुपाने के लिए सरकार द्वारा यह लॉकडाउन किया जा रहा है। शिवसेना के महानगर प्रमुख पराग गुर्दे द्वारा दी गई प्रतिक्रिया में कहा गया है कि कोरोना संकट ने एक बार फिर अपना रंग दिखाना शुरू किया है। इससे निपटने के लिए सर्वदलीय नेताओं को विश्वास में लेकर ही राज्य सरकार ने लॉकडाउन का निर्णय लिया है। ऐसे में सभी लोगों ने इस लॉकडाउन का पालन करना चाहिए, क्योंकि जान है तो जहान है। वहीं भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष एवं प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य दिनेश सूर्यवंशी ने कहा कि राज्य सरकार ने कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए लॉकडाउन का जो निर्णय लिया है वो स्वागत योग्य है। भाजपा इस लॉकडाउन का पूरी तरह से समर्थन करती है। सरकार ने सर्वदलीय नेताओं से विचार विमर्श करने के बाद यह निर्णय लिया है। अतः कोरोना से निपटने के लिए जनता ने भी सरकार को सहयोग देना चाहिए। इसके अलावा अमरावती रेस्टोरेंट एंड लॉजिंग एसोसिएशन ने इस लॉकडाउन का विरोध करते हुए कहा कि वे नियमों के दायरे में रहते हुए प्रशासन एवं सरकार के खिलाफ आवाज उठाएंगे। राज्य सरकार द्वारा जैसे ही सोमवार 5 अप्रैल की शाम 8 बजे से आगामी 30 अप्रैल तक लॉकडाउन लागू करने की घोषणा रविवार की रात की गई, वैसे ही व्यापारियों के साथ साथ शराब पीने के शौकीन लोगों में भी जबरदस्त हड़कंप मच गया और सोमवार को पूरा दिन शहर सहित जिले की सभी वाइन शॉप पर शराब खरीदने के लिए भारी भीड़भाड़ वाला नजारा देखा गया। कई वाइन शॉप पर तो शराब खरीदने वालों की लंबी लंबी कतारें भी देखी गई और हर कोई अपने लिए अधिक से अधिक स्टॉक खरीदने के मूड में दिखा। अचलपुर कृषि उपज मंडी समिति के विविध पदों की नौकर भर्ती मामले में अचलपुर पुलिस ने सह आरोपी के रूप में किसी भी संचालक पर अपराध दर्ज नहीं किया। फिर भी बाजार समिति के संचालकों ने अस्थायी व गिरफ्तारी पूर्व जमानत के लिए वकील के माध्यम से न्यायालयीन प्रक्रिया करने हेतु आज सोमवार को अर्जी दाखिल की। ऐसे में संचालकों द्वारा दाखिल की गई अर्जी पर अचलपुर जिला सत्र न्यायाधीश M.H. पठान ने निर्णय देते हुए 8 संचालकों की अंतरिम जमानत मंजूर की है। शहर के अकोली के समीप बनाए गए स्वामी विवेकानंद क्रीडा मैदान पर आयोजित महापौर चषक जिला स्तरीय टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट की विजेता एसीसी क्रिकेट क्लब की टीम रही। कल एसीसी क्रिकेट क्लब और गोल्डन क्रिकेट क्लब चांदनी चौक के बीच इस टूर्नामेंट का अंतिम मुकाबला हुआ। इस रोमांचक अंतिम मुकाबले में एसीसी क्लब ने गोल्डन क्लब पर 3 रनों से जीत हासिल करते हुए इस टूर्नामेंट का विजेता पुरस्कार हासिल किया। महापौर चेतन गावंडे के हाथों विजेता टीम को 1 लाख रुपए का चेक व ट्रॉफी प्रदान की गई। वहीं उप विजेता गोल्डन टीम को 51,000 रुपए व ट्रॉफी प्रदान की गई। इस टूर्नामेंट में एसीसी क्लब के संकेत को मैन ऑफ द मैच और बेस्ट बॉलर तथा सोहेल को बेस्ट कैच, गोलू को मैन ऑफ द सीरीज का सम्मान बहाल किया गया। वहीं गोल्डन क्लब के शारिक खान को बेस्ट बॉलर का पुरस्कार दिया गया। अभी तक के कबड्डी का हुआ, वॉलीबॉल का हुआ, फुटबॉल का हुआ, हॉकी का हुआ, ये पहले साल से हम क्रिकेट पर अभी आए हैं और मैं ये मानता हूँ कि 2021 में अभी जो हम जाएंगे तो दिसंबर महीने में हम बहुत बड़ा एक यहाँ पर स्पर्धा इसी प्रकार की आयोजित करेंगे और जो भी कुछ इस लॉकडाउन के कारण जो भी कुछ रहा है उसकी पूर्तता करके और एक बहुत बड़ी स्पर्धा हम करेंगे।
चषक मागे जे परिश्रम घेतले त्या सर्व आयोजकांचं मी खरोखर या ठिकाणी कौतुक करतो की अमरावती शहरातला पहिला क्रिकेट मॅचचा जो महापौर चषक आहे तो या ठिकाणी आपण घेतला आणि माझं सौभाग्य आहे की ज्या प्रभागाचं मी नेतृत्व करतो त्या प्रभागातल्या सर्व तरुणांनी या ठिकाणी एकत्र येऊन हा स्पर्धा या ठिकाणी घेतली. पुढच्याही काळात आपण या ठिकाणी जसं तुझ्या बोलून सांगितलं त्याप्रमाणे आपण मोठ्या स्तरावर या ठिकाणी क्रिकेटचे सामने घेऊया. आणि एक चांगली ट्रॉफी आहे इथे सेकंड प्राइजसाठी. इथे ट्रॉफीचं समावेश करण्यात येईल. सेकंड प्राइजला गोल्डन क्रिकेट कप अमरावती. धन्यवाद देता है. अपने कैमरे में कहते महापौर चषक 1 लाख रुपए चमचमाती ट्रॉफी नागरिक चेतन जी गावंडे. डीजे मास्टर अपना डीजे तैयार रखे. डीजे ब्राओ चैंपियन ऑफ द डीजे. हरिसाल की वन परिक्षेत्र अधिकारी दीपाली चौहान की आत्महत्या के मामले में पुलिस ने पहले केवल दफा 306 के तहत अपराध दर्ज कर मामले की जांच शुरू की थी. जांच के दौरान 26 मार्च को उप वन संरक्षक विनोद शिवकुमार को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की गई. इस मामले की जांच उप विभागीय पुलिस अधिकारी पूनम पाटिल कर रही हैं. जांच की शुरुआत में ही पूनम पाटिल ने दीपाली चौहान द्वारा छोड़े गए सुसाइड नोट के आधार पर जाँच आरम्भ की थी. इस चिट्ठी में दीपाली ने लिखा था कि आरोपी विनोद शिवकुमार उसे प्रताड़ित करता था. इसी कारण दीपाली चौहान का गर्भपात भी हुआ. जाँच के दौरान पुलिस को दीपाली चौहान की दवाइयों के कागजात प्राप्त हुए और इस मामले में आवश्यक गवाहों के बयान भी दर्ज किए गए. इस कारण पुलिस इस निष्कर्ष तक पहुंची कि विनोद शिवकुमार द्वारा की गई प्रताड़ना के चलते ही दीपाली का गर्भपात हुआ. साथ ही आरोपी विनोद शिवकुमार ने दीपाली को गाली गलौज कर निलंबित करने की धमकी देते हुए उसे भयभीत करते हुए अपमानित किया था. ऐसे में अब पुलिस ने इस मामले में धारा 312, 504, 506 के तहत भी अपराध दर्ज किया है. अमरावती मनपा आयुक्त के निर्देशों से स्वच्छता वैद्यकीय अधिकारी तथा सहायक जोन आयुक्त के मार्गदर्शन में पूर्व जोन क्रमांक 3 दस्तूर नगर अंतर्गत आने वाले कैंप परिसर में प्लास्टिक का जब्ती अभियान चलाया गया. इस दौरान साहू जी का ढाबा में नॉन ओवन थैली व पन्नियां पाए जाने पर 5,000 रुपए दंड व सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रहने, मास्क नहीं पहनने और रास्ते पर थूकने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई. जिले के कुर्रा से अमरावती मार्ग पर शांताबाई शिंदे के खेत में रहने वाले मनीष भगत सिंह धुर्वे ने चोरी की शिकायत दर्ज कराई. इसी दौरान ग्रामीण पुलिस की अपराध शाखा का दल कुर्रा क्षेत्र में पेट्रोलिंग कर रहा था, जिन्हें खबर मिली कि मोर्शी तहसील के येरला स्थित विनोद लक्ष्मण भूमल के खेत में चौकीदारी करने वाले 2 युवक चोरी की घटनाओं को अंजाम देते हैं. तब एलसीबी की दल ने अशोक यूनाते व रवि यूनाते को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की. तब चोरी की कई घटनाएं सामने आई. इन दोनों आरोपियों के पास से चोरी की घटनाओं में इस्तेमाल की हुई दुपहिया के साथ ही पुरानी टीवी, होम थिएटर, सेट टॉप बॉक्स, रेडमी कंपनी का मोबाइल, एक बजाज डिस्क और मोटरसाइकिल, इस तरह 89,000 रुपए का माल जब्त किया गया. रामदासपेट पुलिस स्टेशन अंतर्गत आने वाले जठारपेट चौक पर एक युवक को लात घूंसों से पीटकर उसकी हत्या करने की घटना शनिवार की देर रात प्रकाश में आई थी. यह हत्याकांड मोबाइल के लेन देन के कारण पर होने की जानकारी सामने आई है. रामदासपेट पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. कल 3 बजे हमें एक इंफॉर्मेशन मिली कि जठारपेट पचदरे लेन में एक लाश गिरी है, एक लाश है. तो हम तुरंत वहाँ गए. वहाँ जाने के बाद हमने सब प्रोसीजर की, आई बाइक, आई कार, डॉग को लाया, सब इन्वेस्टिगेशन ऐसे करके फिर वो जो एरिया है, एरिया में चौकसी चालू कर दी. चौकसी चालू करते समय हमें एक महिला के पास एक क्लिप मिली. उन्होंने बहुत अच्छा सहयोग किया. उसमें एक बॉडी लैंग्वेज दिख रही थी. वो बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से हमने टीमें हर जगह भेज दी. वो टीम का नेतृत्व एक राउत है, API और PSI निकाल और मैं और हमारा DB का स्टाफ, उन्होंने वो 3 आरोपित को ताबे में लिया. उनके बाद चौकसी की, उन्होंने कबूली दी. और ये सब कार्रवाई हमारे SP सर, जी श्रीधर, एडिशनल SP मैडम मोनिका राव और SDPO सर कदम सर, इनके मार्गदर्शन में की. इस समय जहां एक और लोग बाग कोरोना की संक्रामक महामारी की वजह से उपजे विपरीत हालात से बुरी तरह त्रस्त हैं और कई लोगों के आय व रोजगार के साधन छूट गए हैं, जिसकी वजह से मध्यम व निम्न आय वर्ग वाले लोग पाई को मोहताज है. वहीं दूसरी ओर इन दिनों भोजन बनाने के लिए बेहद आवश्यक रहने वाले सभी तरह के खाद्य तेलों की कीमतें आसमान छू रही हैं. खाद्य तेलों के दामों में लगी इस आग की वजह से जहां एक और सर्वसामान्य लोगों का आर्थिक बजट गड़बड़ा गया है, वहीं दूसरी ओर लोग बाग 2 समय के भोजन में तड़के वाली दाल या छौंक भगार वाली सब्जी का प्रयोग करने से कतराने लगे हैं.
खाद्य तेलों के दामों में लगातार हो रही वृद्धि की वजहों की पड़ताल करने पर पता चला कि जारी वर्ष के दौरान देश में तिलहनों की उपज बेहद कम हुई। वहीं दूसरी ओर इन दिनों कोरोना की वजह से उपजे हालात के चलते इंडोनेशिया, मलेशिया, अमेरिका, अर्जेंटीना व चीन जैसे देशों से होने वाले खाद्य तेलों की आयात भी बेहद कम हो रही है। हालांकि आयात शुल्क में किसी भी तरह की कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। ऐसे में खाद्य तेलों की उपलब्धता ही कम रहने की वजह से तेलों के दाम बढ़ रहे हैं और रही सही कसर पेट्रोलियम पदार्थों के दामों में हुई वृद्धि ने पूरी कर दी है। इन दिनों पेट्रोल व डीजल के दामों में बेतहाशा वृद्धि होने की वजह से माल ढुलाई का खर्च भी बढ़ गया है। ऐसे में लागत बढ़ जाने की वजह से खाद्य तेलों के थोक व खुदरा बिक्री के दाम बढ़ गए हैं, जिसका खामियाजा आम उपभोक्ताओं को भुगतना पड़ रहा है। इस बारे में जानकारी देते हुए नरेंद्र सॉल्वेक्स के संचालक योग भूत ने बताया कि अब आगामी अक्टूबर माह तक तिलहन की नई फसल आने तक खाद्य तेलों के दामों में कमी आने की कोई विशेष उम्मीद नहीं है और यदि सरकार द्वारा मौजूदा हालात को देखते हुए आयात शुल्क में भी 10% तक छूट दी जाती है तो भी खाद्य तेलों के दामों पर कोई विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला। ऐसे में कोविड संक्रमण की स्थिति नियंत्रित होकर जब तक विदेशों से खाद्य तेलों की आयात नहीं बढ़ती तब तक किल्लत की वजह से यह तेजी बदस्तूर जारी रहेगी। तिवसा नगर पंचायत के पूर्व नगराध्यक्ष वैभव वानखड़े के घर शुक्रवार की आधी रात अज्ञात चोरों ने चोरी करते हुए करीब 1.25 लाख रुपए का माल उड़ा लिया। इस घटना से समूचे शहर में जबरदस्त सनसनी मची हुई है। तलेगांव दशासर पुलिस ने बीते दिनों चोरी के बबूल का लकड़ा जब्त किया था। इस जब्त लकड़ी की नीलामी 23 अप्रैल को सुबह 10 बजे पुलिस थाने के प्रांगण में की जाएगी। उक्ताशय की जानकारी देते हुए तलेगांव दशासर पुलिस ने सभी लकड़ा व्यापारियों और नागरिकों से इस नीलामी में शामिल होने का आह्वान किया है। रहीमापुर पुलिस स्टेशन अंतर्गत कापूसतलनी गांव में 4 दुपहिया चोरों द्वारा चोरी वाले दुपहिया वाहनों को नाले में फेंकने की घटना उजागर हुई। कापूसतलनी स्थित मीठू नाले में अज्ञात चोरों ने भैया शेंडे, गोपाल कोरडे, मयूर इंगले व सोपान रोडे की दुपहिया मोटरसाइकिल नाले में फेंकी। गांव वासियों द्वारा अनुमान व्यक्त किया गया कि संभवतः चोरों को गाड़ियां चुराते समय किसी ने देख लिया होगा, इसी कारण उन्होंने इन वाहनों को नाले में फेंक दिया। सोमवार 5 अप्रैल को जिले में कोरोना संक्रमण की रफ्तार एक बार फिर सुस्त दिखाई दी। सोमवार को केवल 241 कोविड संक्रमित मरीज पाए गए। इसके साथ ही कोविड संक्रमितों की संख्या 50,000 के स्तर को पार कर अब 50,067 पर जा पहुंची है। राहत वाली बात यह भी रही कि सोमवार को 24 घंटे के दौरान किसी भी कोविड संक्रमित मरीज की मौत नहीं हुई। हालांकि जिले में अब तक कोविड संक्रमण के चलते 667 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा सोमवार को जिले के कोविड अस्पतालों से 381 मरीजों को कोविड मुक्त हो जाने के चलते डिस्चार्ज दिया गया। जिले में अब तक कुल 46,438 संक्रमित मरीज कोविड मुक्त हो चुके हैं। साथ ही इस समय कुल एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या 2,942 है, जिसमें से 850 मरीज कोविड अस्पतालों में भर्ती हैं। वहीं मनपा क्षेत्र में 745 व ग्रामीण क्षेत्रों में 1,347 मरीज होम आइसोलेशन में रखे गए हैं। इन दिनों कोविड संक्रमण के खतरे को देखते हुए प्रशासन द्वारा कड़े प्रतिबंधात्मक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके तहत सभी प्रतिष्ठानों व स्थापनाओं से कहा गया है कि वे अपने यहाँ बिना मास्क पहने किसी ग्राहक को न आने दें। साथ ही अपने सभी कर्मचारियों के लिए भी मास्क पहनना अनिवार्य करें। इसके तहत सभी दुकानों पर नो मास्क नो एंट्री का बोर्ड दिखाई देने लगा है। ठीक इसी तरह सभी पेट्रोल पंपों पर भी नो मास्क नो पेट्रोल के बोर्ड लगाए गए, लेकिन यहाँ के मालवीय चौक स्थित पेट्रोल पंप पर इस नियम का बोर्ड केवल दिखावे की वस्तु बना हुआ है, जहाँ पर न तो पेट्रोल पंप के कर्मचारी ही अपने चेहरे पर मास्क लगा रहे हैं और न ही पेट्रोल भरवाने हेतु आने वाले ग्राहक भी मास्क पहन रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद इस पेट्रोल पंप पर ग्राहकों को एंट्री भी मिलती है और पेट्रोल भी मिल जाता है। युवा स्वाभिमान हेल्पलाइन की ओर से जिलाधीश को निवेदन सौंपते हुए मांग की गई कि सरकार ने राशन की दुकानों में गेहूं की बजाय मक्के का वितरण करना शुरू किया है। यह मक्का वितरण बंद कर नागरिकों को पहले की तरह गेहूं का ही वितरण किया जाए। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर पुतला समिति की ओर से जिलाधीश को सौंपे निवेदन में मांग की गई है कि डॉक्टर आम्बेडकर की 130वीं जयंती पर पुतला समिति को अभिवादन कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति दी जाए। वहीं दूसरी ओर भीम ब्रिगेड संगठन की ओर से भी जिलाधीश के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजे निवेदन में मांग की गई है कि 14 अप्रैल को विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की 130वीं जयंती मनाए जाने को लेकर अनुमति दी जाए। भारतीय बेरोजगार मोर्चा ने जिलाधीश शैलेश नवाल को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि गृह विभाग की ओर से की जाने वाली पुलिस भर्ती व अन्य सरकारी विभाग के रिक्त अनुशेष को भरकर निकालने के संबंध में जल्द से जल्द आवश्यक निर्णय लिया जाए। महाराष्ट्र टेक्निकल इंस्टीट्यूट स्टाफ एसोसिएशन की ओर से उच्च तकनीकी शिक्षा मंत्री को भेजे गए निवेदन में कहा गया है कि राज्य के बगैर अनुदानित अभियांत्रिकी महाविद्यालय के कर्मचारियों को उनका बकाया वेतन तुरंत अदा किया जाए।
कोरोना महामारी के दौर में भी महावितरण की ओर से ग्राहकों को बिजली से जुड़ी सभी सेवाएं सुचारू व नियमित रूप से दी जा रही हैं। बीते आर्थिक वर्ष में अमरावती परिमंडल अंतर्गत सभी श्रेणियों के 33,484 ग्राहकों को नए बिजली कनेक्शन दिए गए हैं। इस दौरान नागपुर विभाग में 1,65,000 और समूचे राज्य में 8,02,782 नए बिजली कनेक्शन क्रियान्वित किए गए। साथ ही लंबित बिजली कनेक्शन जोड़कर तत्काल क्रियान्वित करने के निर्देश भी महावितरण के अध्यक्ष व प्रबंधकीय संचालक विजय सिंघल ने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को दिए हैं। प्राचीन व ऐतिहासिक विरासत का संवर्धन करने के लिए सरकार की ओर से भरपूर व्यवस्था की जा रही है, जिसके अंतर्गत लासूर स्थित शिव मंदिर के प्राचीन वैभव का जतन व संवर्धन किया जाएगा। इस आशय का प्रतिपादन पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने किया है। दरियापुर तहसील के लासूर स्थित पुरातन शिव मंदिर परिसर के नागोबा मंदिर से आनंदेश्वर मंदिर तक रास्ते का लोकार्पण पालक मंत्री ठाकुर के हाथों किया गया। इस समय वे अपने विचार व्यक्त कर रही थी। इसके साथ ही पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने शहर के साइंस कोर मैदान के सौंदर्यीकरण का काम भी जल्द ही पूर्णत्व की ओर जाएगा, ऐसा विश्वास भी व्यक्त किया है। दरियापुर तहसील के योदा पुलिस थाना क्षेत्र में आने वाले लासूर की पूर्णा नदी पात्र में डूबने से एक 24 वर्षीय युवक की मौत हो गई। युवक की शिनाख्त लोतवाड़ा निवासी सचिन चौहान के तौर पर हुई है। यह घटना सोमवार की सुबह 11 बजे सामने आई। योदा पुलिस ने आकस्मिक मौत का मामला दर्ज करते हुए मामले की जाँच शुरू कर दी है। इसी के साथ आज का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। कल दोबारा आप सभी से मुलाकात होगी ऐसे ही कुछ खास खबरों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।